हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है हैसियत। हूँ एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े और बर्तन भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है तो कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। सुधा देवी का पारा बहू का सामान देखकर सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से रजनी ने बहू के रूप में सुधा निवास में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई ना कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का सुनाना तब और ज्यादा अखर रहा था जब रजनी का पति मयंक भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी रजनी उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुधा जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। जब ऐन फेरों के वक्त पर सुधा जी ने 10 लाख रुपए की डिमांड रजनी के पिता गगन जी के सामने रख दी, तो रजनी के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध हूँ। माफ कीजिए, मैं अपने असूलों से नहीं हट सकता। अब इस जमाने में यदि बारात वापस लेकर जाएं, तो समाज में लड़की वालों से ज्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा करा कर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब हर पल रजनी और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज शादी में हुआ एक एक खर्चा रजनी के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से गगन जी ने 5 डिब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सब पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। रजनी ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। सुधा जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आया है तेरा कंगाल बाप, जो मिलने के लिए भागी जा रही है। खाली हाथ बेटी को विदा कर दिया और खुद भी हाथ खाली लटकाए आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। रजनी से ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया, माँ जी, मेरे पिता की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी, तो क्या जरूरत थी बेटा बिहाने की। क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमा सकता कि अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सके। बोलिए माँ जी। रजनी की बात सुनकर सुधा जी की बोलती बंद हो गई। गगन जी ने रजनी को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात जरूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने सबसे बड़ी पूंजी रजनी के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की, तो वो तो मैं ना कभी दूंगा और ना कभी लूंगा। अब रजनी आपके घर की इज्जत है, इसीलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर गगन जी ने विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज उठाने में सक्षम है। सुधा जी को भी अब समझ में आ गया था कि अब उनका पाला किसी गाय से नहीं शेरनी से पड़ा है, इसीलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।